बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरफियत होंगे जी, और आप लोगों का टूर खैरफियत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गया, कंप्लीट हो गया होगा। टूर पे कौन कौन गया था? 1 2 3 4 बस बाकी बच्चे नहीं गए? कैसा रहा जी टूर आप लोगों का? सही रहा? कहाँ पे गए थे? नथिया गली? कल नहीं ले गए थे तुम? डूंगा गली, डूंगा गली और दूसरी थी मुशपरी टॉप, ये दो ही है वहां पे। चे लिफ्ट क्यों बंद थी? और वो दूसरी जो है वहां भी बंद है? अच्छा, वो शायद कुछ से बना था सर उसके बाद। तो मतलब आप लोग वापस आ गए फिर हाथ लगा के? कहाँ आगे चले गए? मुजफ्फराबाद? अच्छा ले जी, बैक बैक टू द टॉपिक। हम जो अपने एरियाज की जो स्टडी कर रहे थे वो है आपका ट्रेड पेबल्स। आज हमने ट्रेड पेबल्स को डिस्कस करना है जी। कॉन्टेक्टिंग द क्लाइंट पर्सोनल, सी सिमिलर। सीपी कंफर्मिंग पार्टी, ठीक है। क्लाइंट पर्सोनल भी हो सकता है ऐसे। देखें, ईमेल के थ्रू तो हमने बात की थी ना कि जब ईमेल के ऊपर आपको रिस्पांस आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पांस है, तो उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर चेक करने होते हैं, डाटा इंक्रिप्शन देखनी होती है, और आपने ये देखना होता है कि वो जो सोर्स है वो रिलायबल पर्सन है या नहीं है, जो जिसको अथॉरिटी है उस ईमेल को रिस्पॉन्ड करने की। तो ये तो वही चीज़ के साथ लिंक थी। इसमें मसला क्या है? सीपी कंफर्मिंग पार्टी है, क्लाइंट पर्सोनल है, दोनों ले लें। अगर हमें अकाउंट्स में नहीं देखें, उसके अंदर ना एक नई स्टोरी ओपन हो जानी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली। वो आपके लेवल पे जो ना वो रेलिवेंट नहीं है, फाइनल पे वो आती है 402 जो है आईज ऑफ 402 और 3402। अब उसमें भी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की ही होती है। रिकॉर्ड किसके हैं? मैनेजमेंट के ही हैं। अल्टीमेटली जो काम करना है वो किसने करना है? मैनेजमेंट ने ही करना है। उसमें वो क्या करेगी? मैनेजमेंट किसी से एक अपनी असिस्टेंस ले लेगी अपनी थर्ड पार्टी से कि भाई आप हमें ये बता दें कि बैलेंस इतनी है या नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिसकी है उसने ही अपनी फुलफिल करनी है। और समटाइम क्या होता है, अथोराइज कर दिया जाता है उनको, लेकिन अथोराइजेशन के अंदर फिर उनको जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है या नहीं दी गई। अगेन फिर उसमें ये रिस्पॉन्स आता है कि हमारे लिए रिलायबल की क्या बात है? मुझे तो नहीं पता कि वो उनका डिपार्टमेंट आउटसोर्स हुआ हुआ है। अगर तो आउटसोर्स हुआ हुआ है तो फिर तो मैं अपने उसके ऊपर भी फर्दर काम करूंगा, उसके कंट्रोल्स पे भी काम करूंगा। टाइप 1 रिपोर्ट्स होती हैं, टाइप 2 रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है अभी स्टेज के ऊपर। यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ है तो वो भी इसको इग्नोर करें आप, क्योंकि वो बड़ी एडवांस बात हो जाएगी अगर वो की तो। एनीवे, ट्रेड पेबल इज द वाइस वर्सा ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। काम वैसे ही होता है जैसे हम ट्रेड रिसीवेबल पे करते थे, सिर्फ यहां पे कुछ चीजें हैं जिसको हमने फर्दर कंसीडर करना है, उसके बाद हम बुक रीडिंग पे जाएंगे। जब ट्रेड पेबल की बात की जाती है तो वो बैलेंसेस जो जीरो हो या वो बैलेंसेस जो लो हो, लो से मुराद क्या है कि थोड़े थोड़े अमाउंट के बैलेंसेस, वो ज्यादा हमारे लिए रिस्की होते हैं और कंसर्न होते हैं। क्योंकि जाहिर बात है जब पेबल का आपने परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की तो ऑटोमेटिकली आपकी परचेज भी अंडरस्टेटेड है और आपका पेबल भी अंडरस्टेटेड है। तो जब पेबल के ऊपर हम बात करते हैं तो वी हैव टू कंसीडर द लो बैलेंसेस और द जीरो बैलेंसेस। क्योंकि रिस्क क्या है, जब तक आपने किसी बैलेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो वो आपकी बुक्स में बैलेंस आया भी नहीं है, तो ना उसकी परचेज रिकॉर्ड हुई है और ना उसका पेबल रिकॉर्ड हुआ। तो जो ज्यादा अमाउंट के बैलेंसेस होते हैं शायद वो हमारे लिए इतने ज्यादा रेलिवेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैलेंसेस की बात होती है। पेबल के अंदर अनरिकॉर्डेड बैलेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन रिकॉर्डेड बैलेंसेस। ये अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें। को पेपर में जब सवाल आएगा तो यहां पे वो कहेगा कि ये जीरो बैलेंस है
या लो बैलेंस है, तो फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूज ना हो जाए, परेशान ना हो जाएं कि भाई आपको जो है वो ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि यहां पे मैंने कंफर्मेशन भेजनी है या नहीं भेजनी। तो मैं नींद आ रही है भाई, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बाकी कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स वैसे ही आपने एवेलुएट करें जैसे आपने ट्रेड डेटर्स का किया था, सारे प्रोसीजर आपने तकरीबन वैसे ही लगाने हैं। इवन यहां पे जब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस की यानी अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की, तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर में क्या था, ट्रेड रिसीवेबल के केस में सब्सिक्वेंट रिसीट्स को चेक किया जाता है, ट्रेड पेबल में क्या चेक किया जाएगा, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स को टेस्ट किया जाएगा। वहां पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट डेटर के केस में सेल्स को देखते थे, यहां पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे, परचेज हो जाएगी। अगेन कंफर्मेशन भेजी है, कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आ गया है, बैलेंस एग्रीड है, फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेजी है, बैलेंस एग्रीड नहीं है, फिर क्या करेंगे। सेम वही चीजें हैं जो आपने ट्रेड रिसीवेबल के केस में देखी थी। बात सिर्फ यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ नेचर ऑफ द हेड जो है वो बदल गई है। बाकी अब इसमें कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि कोई चीज अगर कोई एडिशनल है तो हम उसको डिस्कस कर लें जी। अच्छा, ये अब हम जरा अपना ट्रेड पेबल का एरिया देखने लगे हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। तो अब सबसे पहले देखें प्रिंसिपल रिस्क ऑफ स्टेटमेंट इन द ऑडिट ऑफ द लायबिलिटीज। ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज में क्या रिस्क होता है ये आप लोग बताएं। अंडरस्टेटमेंट का रिस्क होता है। द जनरल अप्रोच टू द सब्सटेंटिव टेस्टिंग ऑफ ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के ऊपर सब्सटेंटिव टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ट्रेड पेबल्स और परचेज के कट ऑफ टेस्टिंग। कट ऑफ टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रेलेवेंट पीरियड में वो चीज रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। आगे जी प्रिंसिपल रिस्क ऑफ स्टेटमेंट इन द ऑडिट ऑफ लायबिलिटीज एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स। डायरेक्शनल टेस्टिंग इज एन अप्रोच टू ऑडिट टेस्टिंग दैट एन ऑडिटर में यूज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट। अब डायरेक्शनल टेस्टिंग होती क्या है, देखें हर डेबिट का एक क्रेडिट है और हर क्रेडिट का एक डेबिट है। जब हम सेल की बात करते थे तो सेल के साथ रिसीवेबल की बात करते थे या कैश इन बैंक की बात करते थे। अगर आपकी क्रेडिट सेल है तो डेबिट साइड उसका डेटर में पार होगा और क्रेडिट साइड आपका सेल में पार होगा। अगर कैश के ऊपर सेल है आपकी तो फिर क्या होगा, या बैंक डेबिट होगा या कैश डेबिट होगी और सेल क्रेडिट होगी। तो अल्टीमेटली हम अपनी जो डेबिट साइड के थ्रू क्रेडिट साइड को वेरीफाई कर लेते हैं या क्रेडिट साइड के थ्रू डेबिट साइड को वेरिफिकेशन करते हैं, और हम दोनों की कोरिलेशन के साथ पूरे ऑडिट की प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। विद डायरेक्शनल टेस्टिंग लायबिलिटी, इनकम एंड इक्विटी आर यूजुअली टेस्टेड फॉर अंडरस्टेटमेंट ओनली। जाहिर बात है जब लायबिलिटीज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आपका अंडरस्टेटेड है या इनकम ओवरस्टेटेड है। देखें दो ऑप्शन हो सकती है ना, या एक्सपेंस अंडरस्टेटेड हो सकता है या इनकम ओवरस्टेटेड हो सकती है। इनकम ओवरस्टेटेड से मुराद क्या है कि आप अपनी लायबिलिटीज को कम करते जाएं और इनकम को बढ़ाते जाएं। देखें दो ऑप्शन है ना मेरे पास, मैंने प्रॉफिट को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड ही ना करूं। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होगी। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि मैं लायबिलिटीज को डेबिट करना शुरू कर दूं। जब लायबिलिटीज को डेबिट करना शुरू कर दूंगा तो मेरी इनकम क्या होना शुरू हो जाएगी, क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लायबिलिटीज को कम करना, इनकम को बढ़ाना, या लायबिलिटीज को रिकॉर्ड ना करना और एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड ना करना। दोनों तरीकों से क्या हो रहा है, मेरी इनकम लेवल्स, मेरे प्रॉफिट लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये बात समझ आ रही है ना आपको। तो लायबिलिटीज में मैंने ये दो बातें आपको बताई थी। ये बात दोबारा हम जाकर डिस्कस करेंगे जब फ्रॉड फैक्टर के अंदर जाके बात करेंगे, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करेंगे, वहां पे ये चीज दोबारा आपकी डिस्कस होगी।
This is testing the financial statement assertion of completeness. The reason for the approach is that auditor will consider it much more likely that an entity will understate its liabilities in order to present a better financial position. मैनेजमेंट क्या करेगी, अपनी लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करेगी. तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से एक बात समझ आती है कि लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करना इज द रिस्क फॉर द ऑडिटर. तो जब लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट करने की बात करते हैं तो जब बैलेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या रिकॉर्ड होके हमने उसको अनयूजुअल डेबिट कर दिया है तो मेरी लाइबिलिटी साइड क्या आ रही होगी, लोअर साइड पे आ रही होगी. तो वो बैलेंसेस जिनका बैलेंस जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, दे आर मोर रेलिवेंट फॉर अस इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ द ट्रेड पेबल्स. जिस में आपने बारह ने ये पेपर का पॉइंट है, ये पेपर मैंने पेपर की बात की आपके लिए. बिकॉज ऑडिटिंग लाइबिलिटी इन्वॉल्व टेस्टिंग फॉर कंप्लीटनेस, ऑडिटिंग लाइबिलिटी इज ऑफन मोर डिफिकल्ट देन ऑडिटिंग एसेट्स. जारी बात है, जो चीज रिकॉर्ड हो जाए उसको तो टेस्ट करना आसान होता है. एसेट साइड के अंदर रिस्क नहीं होता ना अंडर स्टेटमेंट का, वहां पे वो स्टेटमेंट का होता है. तो जो चीज रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड को टेस्ट करना आसान है, जो अनरिकॉर्डेड होती है उसको टेस्ट करना मुश्किल होता है. Where the emphasis of testing is on overstatement या existence, यानी कि जब हम एसेट की बात करते हैं तो वहां पे ओवरस्टेटमेंट की रिस्क होता है, जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं वहां पे अंडरस्टेटमेंट का रिस्क होता है. The auditor is looking for something that is not recorded. तो ऑडिटर किसके ऊपर फोकस होता है, जो चीज रिकॉर्डेड नहीं है, rather than verifying something that has been recorded. जब हमारा फोकस किस पे होगा, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस पे नहीं होगा, किस पे होगा, अनरिकॉर्डेड पे होगा. This influence that audit approach and the type of audit work performed. The principal risk of misstatement in respect of liabilities are therefore due to the following. Not all liabilities of the reporting entity being included in the financial statement. सारी liability include ही नहीं की. For example, कल accrual की बात कर रहे थे हम, परचेज की बात कर रहे थे, कोई और आपके एक्सपेंसेस हैं उनकी बात कर रहे थे, तो वो जब रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो लाइबिलिटीज आपकी बुक्स में आई ही नहीं है, तो ये रिस्क है. नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एग्जिस्टेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन असर्शन. जारी बात है, आपकी लाइबिलिटी जब इंक्लूडेड ही नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, हालांकि एक्चुअली तो एग्जिस्ट करती हैं वो. लाइबिलिटी इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन असर्शन. नॉन एग्जिस्टेंट लाइबिलिटी बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपकी वो लाइबिलिटीज जो आपकी बिलोंग ही नहीं करती, आप वो रिकॉर्ड कर लें. हालांकि नॉर्मली ये रिस्क नहीं होता, क्योंकि मैं लाइबिलिटीज को क्या करना चाहता हूं, अंडरस्टेट करना चाहता हूं, तो ये तो रिस्क मेरे मुताबिक नहीं बनता. नॉन एग्जिस्टेंस से मुराद मैं इसको इसके साथ लिंक कर रहा हूं. देखें, मैं अभी ऊपर हमने क्या बात किया कि वहां पे अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, तो जब अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है तो मैं किसी और की लाइबिलिटी को क्यों अपनी बुक्स में इंक्लूड करूंगा. तो यहां पे दो रिस्क हैं कि लाइबिलिटीज आपकी है और आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है. ये दो रिस्क है. सिंपल अल्फाज में इतने पूरा पैराग्राफ को पढ़ने की कोई, पढ़ के याद करने की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ दो बातें आप लिख रहे हैं यहां पे. दो बातें क्या है, अंडरस्टेटमेंट ऑफ द लाइबिलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द लाइबिलिटी. ये दो रिस्क है हमारे, और हमारे लिए फोकस किस पे होगा, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस पे होगा, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस पे नहीं होगा. ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के ना आपको पूरे चैप्टर की आगे समरी नजर आएगी. फिर आगे आ जाइए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ट्रेड पेबल्स. अब अगेन सेम वही बात है जी. ऑब्टेन और प्रिपेयर लिस्टिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑन सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर. लिस्टिंग से मुराद क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस की डिटेल. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ. तो हमारे पास कौन कौन से बैलेंसेस हैं. अच्छा, जब लिस्ट बनाते हैं तो एक बात आपने याद रखनी है, उस लिस्ट को हम प्रीवियस ईयर की लिस्ट के साथ भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. अब जारी बात है, मेरे कुछ सप्लायर लास्ट ईयर भी थे, कुछ सप्लायर इस दफा भी हैं. लाइबिलिटी में रिस्क क्या है कि कोई लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का बैलेंस ओपनिंग में आ रहा है और मिस्टर ए का बैलेंस क्लोजिंग में नहीं आ रहा, तो दो रीजन हो सकती हैं. दो रीजन हो सकती हैं, या तो सारे का सारा बैलेंस पे हो गया और हम फर्दर उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे. ये तो है नॉर्मल बात जो बेसिकली जेन्युइन केस है. नॉन जेन्युइन केस क्या होगा कि उसके साथ हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लेकिन अभी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि उसका बैलेंस बहुत ज्यादा है. इस वजह से हमने उसके बैलेंस को क्या कर दिया, अपनी बुक्स में से निकाल दिया. अगर केस 1 है, यानी केस 1 से मुराद क्या है कि भाई आपकी बुक्स में ओपनिंग बैलेंस था लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड आपने पे करके उसके साथ ट्रांजैक्शन क्लोज कर दी है, तो फिर ये ठीक है बात, फिर प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके पास 20 सप्लायर पिछले साल आ रहे हैं, कितने सप्लायर आ रहे हैं, 20 सप्लायर आ रहे हैं लास्ट ईयर में. करंट ईयर में इन 20 में से सिर्फ 5 आ रहे हैं, तो 15 सप्लायर को क्लोज करना इज नॉट अ बेसिक टास्क.
ये हम इसको इस तरह से कंसीडर नहीं करते। अनलेस अनटिल कोई मेजर इवेंट अनकर हुआ हो, अनलेस अनटिल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकर हुई हो, तो इस केस में क्या होगा, करंट लास्ट ईयर वाले करंट 5 हैं तो 15 न्यू होंगे, फिर 15 नए कस्टमर, नए सप्लायर भी होने चाहिए। देख रहा हूं, एक कंपनी है, कंपनी का बिजनेस तो चल ही नहीं सकता अगर मैंने सारे सप्लायर के साथ रिलेशनशिप खत्म कर लिया है, तो मैं कंपनी का ऑपरेशन किस तरह चलाऊंगा। तो अगर मेरे पास 20 में से 5 रह गए हैं लास्ट, ये तो 15 नए भी आने चाहिए। अगर 15 नए नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटीज क्या की गई हैं, आपने अंडरस्टेट की है। तो लिस्ट तो ले लिया आपने, तो लिस्ट की कंप्लीटनेस को किस तरह से इंश्योर करेंगे, प्रीवियस ईयर की लिस्ट के साथ कंपेयर करके। और ये देखिए, मैं ये अक्रूवल्स में भी यही बात की थी, ट्रेड पेबल में भी यही बात कर रहा हूं। फॉर द सेम रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ नंबर ऑफ अकाउंट शोइंग नील बैलेंस। तो इस केस में जब हम सिलेक्शन करेंगे तो हम किस बैलेंस को करेंगे, जिनका जीरो बैलेंस होगा। इस रिस्क को कवर करने के लिए क्या रिस्क है कि लायबिलिटीज आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो जब रिकॉर्डेड नहीं है तो जीरो बैलेंस आ रहा होगा या कम बैलेंस आ रहा होगा। तो फोकस किस में होना चाहिए, जीरो बैलेंस पे या कम बैलेंस पे। एंड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस से मुराद क्या है, नेगेटिव बैलेंस। जाहिर बात है सप्लायर का डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एडवांस। क्या हमने एडवांस दे दिया उसको। अगर एक सप्लायर है, सप्लायर को जब एडवांस दे दिया तो क्या बन जाता है, वो डेबिट बैलेंस बन जाता है, एसेट साइड बन जाती है आपकी। तो कहते हैं कि नो नील बैलेंस होंगे या जो सप्लायर के डेबिट बैलेंस होंगे वो क्या होंगे, मान लीजिए ज्यादा रेलिवेंट होंगे। When there is a debit balance, the supplier or the client entity, presumably because goods have been returned and credit note has been issued by the supplier, or because an invoice was overpaid or paid twice. तो ये रिस्क होते हैं। अब देखें नॉर्मल केस क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग सारे सप्लायर हैं, मैं क्लाइंट हूं, आपने मुझे कोई गुड्स सप्लाई की, तो मैंने एंट्री क्या पास की, परचेज अकाउंट डेबिट और पेबल अकाउंट क्रेडिट 100 के साथ। अब पेबल बैलेंस कितना है, 100 का है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अब आपने इस केस में एंट्री को कर दी रिवर्स। एंट्री की रिवर्स किस सूरत में हो सकती है, परचेज रिटर्न के केस में हो सकती है। फिर क्या होगा, या आपने पेमेंट ट्वाइस कर दी है। पेमेंट ट्वाइस से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल 200 की पेमेंट कर दी, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, पेबल 100 से डेबिट, एडवांस 100 से डेबिट और बैंक 100 से 200 से क्रेडिट। अब देखें एक्चुअली जब मैंने टी अकाउंट बनाया इसका पेबल का, पेबल के टी अकाउंट में फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस आ रहा था 100 का, हमने बैंक पेमेंट की 200 की, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया 100। क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा जी, नहीं देखें मेरा अकाउंट तो एक ही है ना, फाजल मैं एक ही सप्लायर हूं, आपने पहले में से क्रेडिट भी मान लिया, अब आपने कहा कि मुझे जो आपने अगली शिपमेंट देनी है उसके भी 100 में से एडवांस ले लें, तो मैंने 200 की पेमेंट कर दी। अब यहां पे दो रीजन हो सकती हैं, या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होगी है, या मैंने किसी गुड्स के अगेंस्ट ही आपको एडवांस दिया है। तो अब क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव बैलेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये ओपनिंग बैलेंस अगली दफा आके यहां पे 100 इधर आ जाएगा। पार्टी एक ही है, पार्टी एक ही है। उस पार्टी को जब हमने डबल पेमेंट कर दी या एडवांस पेमेंट कर दी तो उसका डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट की जगह पे डेबिट बैलेंस उसका आ जाएगा। नहीं समझे बेटा, 100 नहीं है ना, 200 है ना, सेम एक ही अकाउंट है ना। आप इस कर लें, आप कह लें जी कि आपका जो पेबल डेबिट हुआ ना बैंक के साथ, पेबल डेबिट हुआ जी। तो जनाब हम डिस्कस कर रहे थे पेबल बैलेंस के ऊपर कि पेबल में अगर एडवांस पेमेंट हो जाए या अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ही ना हो तो फिर मालिक क्रिटिकल होता है और हम उन एरियाज को ज्यादा टेस्ट करते हैं। आगे था जी, इंक्लूड मेजर सप्लायर इन द सैंपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर सप्लायर शुड बी बेस्ड ऑन द आल्टर नॉलेज ऑफ द बिजनेस। अब जारी बात है अमाउंट की बेस पे कोई सप्लायर बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि नेचर ऑफ द बिजनेस के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनके जो सप्लायर्स होंगे वो आपके मेन सप्लायर्स होंगे। बाय अमाउंट बड़ा छोटा सप्लायर नहीं होता। अब एक नेचुरल सप्लायर है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो प्लांट एंड मशीनरी के इक्विपमेंट्स देता है, अब उसकी एक इक्विपमेंट भी मिलियन ऑफ रुपये का होता है, तो वहां पे मेजर सप्लायर कंसीडर होगा। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप बात करें ये पॉलीप्रोपलाइन गुड्स होती हैं, इसमें इस तरह से एग्जांपल दाना नहीं होता, ये प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं ना, पाइप होता है, कोई भी चीज होती है तो पॉलीप्रोपलाइन
जो दाना होता है उससे ये चीज़ें बनती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो पीवीसी पाइप्स बनाती है या तारें बनाती है या ऐसा कोई काम करती है, तो वहाँ पे ग्रेन्यूल्स यूज होते हैं जिनको पॉलीप्रोपिनाइल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब वो मेन इंग्रेडिएंट है। अब ज़ाहिर बात है मेन इंग्रेडिएंट है तो ही मेन कंपोनेंट भी होगा, तो उसको देखेंगे। इस तरह से अगर सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे कोल के जो सप्लायर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर बात है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है और उसके साथ उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर शुगर सेक्टर की बात की जाए तो जो शुगर केन प्रोवाइडर होता है वो मेन आपका सप्लायर होता है। इसी तरह से हर जो स्टील इंडस्ट्री है, पाइप स्टील की जो बनाते हैं, वहाँ पे जो हार्ड कोल्ड रोल्स होते हैं, CCL होते हैं, HCL होते हैं, वो जो प्रोवाइड करते हैं वो आपके मेन सप्लायर्स होते हैं। तो हमें जो मेन सप्लायर्स होते हैं एंटिटी की नेचर को समझ के हमने उनको कंफर्मेशन भेजनी होती है। ये देखें सिर्फ बातें किसकी हो रही हैं, सैंपल सिलेक्शन की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, सैंपल की बातें हो रही हैं कि सैंपल किस तरह सिलेक्ट करना आपने। As we trade receivables for an IT-based system, order software can be used to assist in sampling. Normally, जब आपको लिस्ट मिलती है क्लाइंट की तरफ से तो आप उसके ऊपर कोई डाटा एनालिटिक्स टूल लगाते हैं। डाटा एनालिटिक्स टूल किस तरह से लगाते हैं, आप सॉर्टिंग कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बैलेंस। रिसीवेबल केस में, पेबल केस में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर आप डुप्लीकेट का टेस्ट लगा सकते हैं, लिस्ट को सिलेक्ट करें और चेक करें कि इसमें कोई डुप्लीकेट सप्लायर है या नहीं है। समटाइम क्लाइंट क्या करता है, मेन सप्लायर के बैलेंस को कंफर्मेशन ना जाए, उसको छोटे छोटे 3-4 सप्लायर्स बना दिए जाते हैं सेम नाम के साथ। तो आप चेक करते हैं डुप्लीकेट सप्लायर में मौजूद है या नहीं है। इस तरह से फिर उसमें डुप्लीकेट नंबर्स का टेस्ट लग जाता है, सप्लायर नंबर होता है उसको डुप्लीकेट का टेस्ट लगा लें। तो अगेन ये याद करने वाली तो बात है नहीं, कहता IT बेस्ड सिस्टम को भी हम यूज कर सकते हैं। If there is a difference between the balance in payable listing and the balance shown in the supplier statement, the auditor should ask the client to company to prepare a reconciliation to explain the difference. ये वही बात है कि जब आप कंफर्मेशन भेजें, अब जहां कंफर्मेशन की जगह पर उसने सप्लायर स्टेटमेंट का नाम लिया है, पेबल के केस में सप्लायर स्टेटमेंट्स भी आती हैं। अब जब आप फॉर किसी को प्रोक्योरमेंट करते हैं, कोई चीज आप परचेज करते हैं और आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो जिसने पैसे लेने होते हैं वो बड़ा कंसर्न होता है। वो फिर हर स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद एक स्टेटमेंट भेजता है जिसको कहा जाता है सप्लायर स्टेटमेंट। अब सप्लायर स्टेटमेंट कंपनी को रिसीव होती है स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद। तो जो बैलेंस एज पर आपकी लिस्टिंग है, जो बैलेंस एज पर GL है, उसको सप्लायर के स्टेटमेंट के साथ क्या कर लें, कंपेयर कर लें। दिस इज द सेम प्रोसीजर एज वी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ डेटर्स, जहां पे बैलेंस एज पर कंफर्मेशन को हमने बैलेंस एज पर GL टेस्ट किया था और जो डिफरेंस थी उसके ऊपर हमने क्या किया था, मैनेजमेंट से कहा था आप रिकंसिलिएशन बना दें। डिफरेंस कितनी वजह से आ सकता है जी, टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है या फॉल्ट या एरर हो सकते हैं। अगर एरर हो तो फिर क्या करते हैं, GL को एडजस्ट करते हैं, और अगर टाइमिंग डिफरेंस हो तो फिर क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। सेम यहां पे भी वही काम आपने करना है। ठीक है जी, आ गया जी। अब देखें, अब यहां पे जो बेसिकली ना कंफर्मेशन का प्रोसीजर उसने नहीं बताया हुआ, यहां पे जो रिस्क था, देखें ट्रेड पेबल का जो रिस्क था उस रिस्क के ऊपर यहां पे प्रोसीजर बात हुई है। यहां पे कंफर्मेशन का प्रोसीजर को रिपीट नहीं किया उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसीवेबल के केस में कंफर्मेशन के प्रोसीजर आपने पढ़े थे, आपने उन्हीं को यहां पे फोकस रखना है विद सर्टेन चेंजेस। वहां सिलेक्शन करते वक्त लार्ज वैल्यू आइटम के ऊपर सिलेक्शन थी, यहां पे स्मॉल या जीरो के ऊपर था फोकस। वहां पे लिस्ट को पिछले साल से कंपेयर किया जाता है, यहां भी लिस्ट को पिछले साल से कंपेयर किया गया है। वहां पे भी कंफर्मेशन भेजी है, रिस्पॉन्स आ जाए तो किस तरह से एवेल्युएट करना है, यहां पे भी सेम वही है। रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर किस तरह से एवेल्युएट करना है। तो सारी चीजों का क्या है, सेम पैरामीटर्स कंफर्मेशन की वही है। यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटी के ऊपर हम प्रोसीजर को देख रहे हैं। लायबिलिटीज की अंडरस्टेटमेंट के ऊपर हम प्रोसीजर देख रहे हैं कि लायबिलिटीज को किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है कि वहां पे कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब फिर अगेन क्या कहता है, इन ऑर्डर टू गेन एन एडिशनल एश्योरेंस अबाउट द कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस में बात किया अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ऑफ ट्रेड पेबल्स द ऑडिटर शुड आल्सो कैरी आउट द फॉलोइंग प्रोसीजर। ये बेसिकली पीरियड 13 की बात कर रहा है। रिव्यू द लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस फॉर एनी सप्लायर हु आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ द ट्रेड पेबल but who would be expected to be in the listing. These would include regular supplier of the frequently purchased items. सेम वही बात, इस साल की लिस्ट को पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर कर लें। कंपनी की इस साल की लिस्ट को कंपनी के जो एक्सपेक्टेड सप्लायर हो सकते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट के सप्लायर्स हैं, उसके साथ जाकर उसको चेक कर लें। तो वहां से क्या पता चल जाएगा आपको कि कोई सप्लायर आपने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप उसको इंक्लूड करवा लें अपने पास। कंपेयर द लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल बैलेंस विद द लिस्टिंग दैट वर प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑडिट। आपकी जो साल की लिस्ट है उसको पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर कर लें।
Look for explanation as to why any major balance do not appear on the current year listing when a major balance of for the same supplier is in the listing in the previous year. तो आप सवाल करेंगे भाई पिछले साल आ रहा था बैलेंस, इस साल क्यों नहीं आ रहा? तो सवाल का जवाब क्या होगा कि भाई आपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मौली साहब के साथ मौली साहब कंपनी को राइजन प्रोवाइड करते थे, अब मैंने वो रिलेशनशिप टर्मिनेट कर दिया, तो उसकी जगह पे मैंने अब्दुल्ला या किसी और को भी तो कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना। तो एक सप्लायर गया तो उसकी जगह पे नया सप्लायर आना चाहिए। अगर ये बात है तो ठीक है, अगर ये बात नहीं है तो फिर मसला है। अप्लाई अदर एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन and obtain explanation for any significant difference identified with this method of the testing. For example, the auditor might compare the ratio of trade payable to purchases in the year. जाहिर बात है ट्रेड पेबल टू परचेज की रेशो चेक कर लें कि आपकी जो परचेज है वो कितने परसेंट रिप्रेजेंट करती है ट्रेड पेबल को, और उसको पिछले साल की भी आप वही सेम रेशो निकालें और उनको आपस में कंपेयर कर लें। ये सेम काम याद होगा आप लोगों को जब हमने एक रिस्क का क्वेश्चन किया था। उस रिस्क के क्वेश्चन में अनयूजुअल वेरिएशंस आई थी कि आप एक्सप्लेन करें व्हाट आर द अनयूजुअल वेरिएंसेस। वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें ट्रेड पेबल टू परचेज रेशियो की भी बात हुई थी। तो सेम यही आप यहां पे कर सकते हैं। परफॉर्म टेस्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, दिस इज द पीरियड 13 टेस्ट। दिस इज द पीरियड 13 टेस्ट कि आप सब्सिक्वेंट ईयर एंड के बाद की बैंक स्टेटमेंट्स लें और वहां से देखें जो पेमेंट्स हुई हैं उनके रेलिवेंट एक्सपेंसेस कंपनी के बुक्स में पीरियड एंड से पहले रिकॉर्ड हुए या पीरियड एंड के बाद रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये पीरियड 13 टेस्ट है आपका, और ये जनाब आपके प्रोसीजर आपके पेबल के कंप्लीट हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? कट ऑफ टेस्टिंग के ऊपर बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आखिरी परचेजेस उस साल की और उस साल के अगले साल की पहली परचेजेस उनको चेक कर लेते हैं वो ठीक पीरियड में रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई। अब उनको चेक करने के लिए क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां से चेक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ परचेज की बात की जाए, परचेज के कट ऑफ की बात की जाए, तो परचेज के लिए बेटा आपके लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? परचेज इनवाइस होगी, गुड रिसीव्ड नोट होंगे, और क्या होगा? इनवर्ड गेट पासिस होंगे, यही हो सकते हैं ना, और क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल परचेज इनवाइस का नंबर सीक्वेंस में तो नहीं होगा, जाहिर बात हर सप्लायर है उसका डिफरेंट होगा। हम कहते हैं जीआरएन। जीआरएन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल जीआरएन नंबर 56, 57, 58, 59 और 60। ये देखें 56 के बाद क्या बना 57, 57 के बाद क्या बना 58, 58 के बाद क्या बना 59, 59 के बाद क्या बना 60। दूसरी ऑप्शन क्या है? जीआरएन नंबर 56 है, दरमियान में 60 आ गया, दरमियान में 64 आ गया, 70 आ गया और 80 आ गया। क्या आप सीक्वेंस में है? इसका मतलब क्या है कि दरमियान में कुछ जीआरएन्स हैं मिसिंग है। अब यहां पे आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो परचेज जिस पीरियड की थी उस पीरियड में रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। अब यहां पे प्रॉब्लम है, जब सीक्वेंस टूट जाए वहां पे क्या आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब सीक्वेंस टूटी है तो आप उस केस में देखते हैं कि दरमियान में 70 से 80 के दरमियान 10 जीआरएन मिसिंग है। तो इसका मतलब ये क्या है कि उससे कुछ आपने परचेज कर लिया, उसका जीआरएन आपने अभी बुक ही ना किया हो या सेपरेट कर दिया हो। तो सीक्वेंस टेस्टिंग बड़ी मैटर करती है। मैं इसके ऊपर ना जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ प्रोसीजर होते हैं, इसके ऊपर मैं आपको शीट्स दिखाता हूं कल कि जो कट ऑफ की टेस्टिंग होती है इसकी शीट बनती किस तरीके से है, वहां पे ये बातें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो कल मुझे याद कराइए, कल मैं आपको कट ऑफ टेस्टिंग की शीट दिखा दूंगा। अभी सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लें। परचेज कट ऑफ वाज एक्सप्लेन्ड इन अर्लियर चैप्टर। इट इज concerned with making sure that purchase transaction just before or after the year end are allocated the correct financial period. ये पीरियड 13 टेस्ट में भी यही हमने किया था। आप ईयर एंड के बाद की पेमेंट्स लेते हैं, पेमेंट के अगेंस्ट सब चेक करते हैं कि जो परचेज इनवाइस है वो डेट क्या है। अगर परचेज इनवाइस की डेट ईयर एंड से पहले की है तो हम देखते हैं कि क्या ईयर एंड से पहले रिकॉर्ड हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये कट ऑफ टेस्टिंग ही आपकी होती है। So that purchases for the income statement of comprehensive income and inventory and trade payable for are correctly recorded. जाहिर बात अगर परचेज ठीक रिकॉर्डेड है तो परचेज के साथ इन्वेंट्री भी ठीक रिकॉर्डेड है। अगर परचेज के साथ इन्वेंट्री ठीक रिकॉर्डेड है तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी ठीक रिकॉर्डेड है। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीजें आपस में क्या हो जाती हैं? कोरिलेटेड होती हैं। वर्क परफॉर्म ऑन कट ऑफ एंड रिकॉर्ड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट विल प्रोवाइड एविडेंस एज टू द एक्यूरेसी ऑफ परचेज कट ऑफ। दिस वर्क इज बेस्ड ऑन द प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड नोट्स that were prepared by the client entity immediately before and after the year end। ये सेम वही मैंने बात जो की आपके साथ। Of the reporting period, the auditor should confirm that goods included in the closing inventory have also been recorded as liability and that purchased goods
नॉट रिकॉर्डेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी हैव नॉट जनरेटेड सच अ लायबिलिटी। तो जो ऑटोमेटिकली आपने गुड रिसीव नोट अपने बनाए हैं वो गुड रिसीव नोट आपके सीक्वेंस में होने चाहिए और हर गुड रिसीव नोट के अगेंस्ट आपकी परचेज इनवाइस होनी चाहिए और उसके परचेज के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर ये समझ आएगी कि आपका जनाब वो रिकॉर्डेड ठीक पीरियड में है या नहीं है। एनी क्वेश्चन जी? नहीं, ट्रेड पेपर भी खत्म हो गया। अक्रूवल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पीछे रह गए प्रोविजंस रह गई हैं। प्रोविजंस के ऊपर इंशाल्लाह हम कल डिस्कशन करेंगे और आपका प्रोविजन लिटिगेशन वाला एरिया भी खत्म हो जाएगा। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके चैप्टर नंबर 10 के भी खत्म हो जाएंगे। आप आते हैं जरा इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर। फिर उसके बाद हम देखें चैप्टर 10 भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। तकरीबन करंट एसेट्स तकरीबन कंप्लीट हो गए, नॉन करंट एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसमें आई कुछ नहीं। इसमें जो आपका पीछे रह गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस अनदर में एक एरिया काली है, दूसरा एरिया रहता है। तो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो रिलेटेड पार्टीज के ऊपर होगा। रिलेटेड पार्टीज को किस तरह से हमने करना है देखें। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने एरियाज हो गए हैं। एक कुछ चीजें जो रहती है मैं करवा दूंगा, मैं वो नहीं कह रहा कि नहीं करवानी, करवा दूंगा। देखें एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5, 6 आपका रहता है, 11, 12, 13, 14 रहता है। सिलेबस आपका तकरीबन कवर्ड है। आज तारीख है जी 27, तो हमारे पास जून का महीना है और जुलाई का महीना है, तो बहुत लेक्चर्स पड़े हैं आपके। इतने लेक्चर्स हैं कि ये सिलेबस पहले खत्म हो जाने हैं। तो हम इंशाल्लाह ना, इसलिए मैं ज़्यादा कोई कंसर्न भी नहीं हूं ना, मैं ज़्यादा स्पीड अप लगा रहा हूँ। जो स्पीड लगानी थी वो लगा ली हमने, जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्डअप हैं। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं। स्लो स्लो चलती रहेगी, कोई मसला नहीं है। अब इंशाल्लाह कल हम इसको जो है वो रिलेटेड पार्टी को स्टार्ट करेंगे और रिलेटेड पार्टी को स्टार्ट करने से पहले हम अपने हर चैप्टर में से जो रिमेनिंग चीजें हैं उनको मार्क कर लेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़नी। ले जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।